तीसरी घटना, चौथी घटना, कैबिनेट मिशन प्लान आया। तो अब आपको समझ में आएगा कि गांधी जी ने किसके इशारे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में सबसे बड़ा राष्ट्र के साथ धोखा किया। उसी 1946 में ज्यादातर लोग, खासतौर से सनातनी, ये तो कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू है, और उनसे पूछो कि वो कब बने थे पहले प्रधानमंत्री, तो 15 अगस्त 1947 की डेट बताई जाती है। यही है एवरेज। सच क्या है? 1946 में एक एजेंडे के तहत नेहरू जी ने सितंबर 1946 को अंग्रेजों द्वारा यह कह करके कि अंतरिम सरकार है और हमको ट्रांसफर ऑफ पावर करना है, तो किसी को सौंपना है, उसके लिए गांधी जी से कहा। बल्कि गांधी जी से यहां तक भी कहा गया कि देखिए, अगर इसके अलावा कोई हुआ तो हमें पावर को ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी। उसके तहत सितंबर 46 में ये कबूतर उड़ाने वाले इन चचा जान ने यूनियन जैक के नीचे इंग्लैंड की क्वीन के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें शपथ दिलाई, तब वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये माफी नहीं, ये माफी से भी बड़ा जघन्य अपराध है। लेकिन इस तथ्य के बारे में बात ही नहीं होती हमारे यहां। इसलिए सही बात सही समय पर कहिए तो उसका कोई महत्व है। समय निकल जाने के बाद आप कितनी भी अच्छी बात करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। 1946 में एक आखिरी घटना, देश में चुनाव हुआ। सबको मालूम था कि चुनाव होने जा रहा है, और उस चुनाव के अंदर मोरलेस यह तय था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनने की मांग थी, और उनका नारा था। और ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको हजारों साल पुराना जो नहीं मिलेगा, अवेलेबल है। पूरे देश की जो प्रोविंशियल असेंबली थी, उनकी टोटल गिनती थी 1585, 1885। पूरे देश की जो प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थी, उन 1585 में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, चुनाव का नारा था मर मर के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान। और आपको ताज्जुब की बात बता दूं, जो वर्तमान में पाकिस्तान है वो में 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं। आज भी पाकिस्तान के 3 राज्यों में मुस्लिम लीग है ही नहीं, आज भी नहीं है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो भारत में रहने वाले मुसलमान थे, 89.9% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के इस नारे पे वोट दिया कि पाकिस्तान किसी कीमत पे चाहिए। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश ये सबसे आगे थे। चुनाव का रिजल्ट आया, मुस्लिम लीग ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी मुसलमानों की थी 492, उसमें से 429 सीटें जीती। और कमाल का ये डिवीजन हुआ है हमारे देश में। 58 तक आपका दिल करे उधर जाने का तो उधर चले जाइए, उधर से इधर आने का करे तो इधर आ जाइए, कोई रोक टोक नहीं थी। या नहीं, यहां तो यह तक हुआ है कि भारत में आप एक शरबत पीते हैं, एक ने कहा यार मुल्क तो बन गया है, तुम मुसलमान हो ही, तुम इसकी एक ब्रांच लाहौर में क्यों नहीं लगा देते। यानी ये सब कुछ 58 तक था। आप इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, आप जाके आ भी सकते थे। इसी में इस्मत चुगताई का नाम सुना है आपने? एक बड़ी साहित्यकार है, उन्होंने एक नॉवेल लिखा है आग का दरिया, कभी सुना उसको, कभी पढ़ा आपने? वो भी चली गई थी।
उनके ऊपर भी इस्लाम का भूत सवार हो गया था। चली गई, जब 3-4 साल वहां रही तो देखा हो इस्लाम तो बहुत पीसफुल है। तब नेहरू को चिट्ठी लिखी, नेहरू आगे का शब्द नहीं बताऊंगा, मुझे किसी तरह से भारत बुला लो। यहां से उनमें तड़पन शुरू हुई। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं बुला सकता, तुम वाया लंदन आ जाओ। तो ऐसे भी लोग थे जो वहां गए और जिनकी ख्वाहिश थी, जिनको आज भी आप अपने नैरेटिव के अंदर गलत तरीके से देखते हैं। एक साहब हैं, बताया गया कि उन्होंने एक दुकान खोली थी, उसका नाम था प्रोग्रेसिव राइटर्स। राइटर होता है, प्रोग्रेसिव और कम्युनल और सेकुलर क्या होता है? उनका अपना फलसफा था। आजाद भारत की पीठ में जब छुरा भोंका जा रहा था, हजारों लोग जब उधर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा अगली ईद पाकिस्तान में। जानते हैं कौन साहब थे ये इसलिए नहीं जानते कि आपको इसलिए बताया नहीं गया, क्योंकि पता चल जाएगा तो उनके वंशज, उस परिवार की बेटी और उस परिवार का दामाद भारत की संसद में 6-6 साल के लिए राज्यसभा से राष्ट्रपति द्वारा नामित कर दिया जाता है। उस राइटर का नाम है कैफी आजमी, जिनकी बेटी आजमी को भारत के तथाकथित वामपंथियों ने, सेकुलर जमातों ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के कोटे से कहा कि ये राज्यसभा को सुशोभित करेंगी। फिर उनसे दिल नहीं भरा तो वो आ गए दूसरे वाले जो आजकल हड्डियों की दवा ढूंढ रहे हैं। अजीब अजीब किस्म का इस भारत के साथ मजाक हुआ है। हम बीमारी की जड़ को, अच्छा वो ऐसे थे, वो ऐसे ही थे। इसलिए आप जब बात अपने डिस्कोर्स में करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास भी कोई बात ऐसी न कहे। तो आपने एक नया शब्द निकाल लिया है। देखिए, भड़काऊ बात कोई मत करिएगा। ये बात है, भड़काऊ क्या है इसमें? भड़क तो आप रहे या मैं रहूं? मैं भड़काऊ बात के अलावा कुछ करता ही नहीं। मेरे जीवन की अंतिम और आखिरी इच्छा यही है कि यह देश भड़क जाए। और इसके भड़काने के पीछे कोई सड़कों पे कत्लो गारत करने का एजेंडा नहीं है। यह सिर्फ भड़काने की प्रक्रिया इतनी ही भर है कि आपको कोई चौराहे पे करोड़ों की भीड़ हो, 10 लोग खड़े हों, आपके अंदर इतना पुरुषार्थ जागृत हो कि आप सच कहने से कभी डरे ना हो। सच किसी को बुरा लगता हो, कल लगता हो तो अभी लग जाए। ये जो आपको बाईपास करने की आदत है कि इधर के इलाके में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता वाले रहते हैं, इधर से नहीं जाएंगे, इधर रास्ता बदल लेंगे, कभी उधर रास्ता बदल लेंगे। आप अगर अपने अंदर पूर्ण विश्वास है तो रास्ता वो बदलें, आप न बदलें। इसलिए हम जिस चौराहे पे खड़े हैं उसमें बड़े सारे हिंदू ठेकेदार जिम्मेदार हैं। मेरी ये बात बड़ी कड़वी लगती है लोगों को, लेकिन मैंने कहा कि जिस दिन भी कहोगे 10,000 5,000 करोड़ लोगों के सामने मुझे गलत साबित कर देना, वही दिन बोलना बंद कर दूंगा। इसलिए कि सच नहीं जानना चाहते, इसलिए आप घटनाओं मात्र को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं और फिर सोचते हैं कि सब ठीक हो गया। उस जड़ पे हमला नहीं करते जिस जड़ के ऊपर हमला हमारे पूर्वज आचार्य चाणक्य ने किया था। हमने इस लंबे कालखंड में अपने स्वार्थों में चाणक्य पैदा नहीं किए, चाटुकार पैदा कर दिए। आचार्य चाणक्य भी अपने घर से काम पे जा रहे थे। वो आदमी की उस फिलॉसफी को हम जानना नहीं चाहते।
क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा, हमें तो जल्दी जल्दी कुछ करना है। मारुति 800 से फरारी लेनी है हमको तो 4 कमरे का मकान 8 कमरे में करना है। हमको झूठ सच बोल के बस पैसा कमा करके रहना है। यह पैसा आपको बचा नहीं सकता।